दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए का स्वागत करना हमारा स्वभाव, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति रही है। इसके साथ ही जो अतीत गुजर जाता है उसको भी याद करना हमारी भी परंपरा में है। नया वित्तीय वर्ष अप्रैल माह से शुरू होता है और संयोग है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है और नया संवत भी हमारा शुरू हुआ है। तो आइए इसी विषय पर आज हम बात करते हैं कि नया वर्ष और निवेश के नए विकल्प क्या रहेंगे। नया वर्ष, नया निवेश। नए निवेश के लिए हमें क्या क्या तैयारी करना चाहिए पूरे वित्तीय वर्ष के लिए। अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तो आगे आने वाले हमारे पूरे 12 महीने जो हैं वो हमें मिलेंगे। टैक्स सेविंग की बात हो या निवेश की बात हो, और इस विषय पर विशेषज्ञ से बेहतर हमें और कोई नहीं बता सकता। तो हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंकज कृष्णानी जी को। पंकज जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंकज कृष्णानी वित्तीय सलाहकार हैं और नए साल में निवेश की प्लानिंग से संबंधित आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हमारे टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 26600049। भोपाल का STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा, आप संपर्क कर सकते हैं 1800-233-0040। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला सवाल। पंकज जी, जब तक हमारे दर्शक फ़ोन के लिए तैयार हो रहे हैं, नए जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है इसमें निवेश के लिए नई प्लानिंग या नया पोर्टफोलियो आप किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो नए वित्तीय वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और नया पोर्टफोलियो सर क्या रहेगा, यानी कि नई शुरुआत अभी से ही जो जितनी जल्दी शुरुआत करेगा उसके लिए उतना अच्छा रहेगा। हम लोगों के पास अभी अप्रैल से देखें तो मार्च तक पूरे 12 महीने हमारे पास है। कई लोग इस निवेश के बारे में सुस्ती कर जाते हैं, अरे नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, अभी तो समय है, शुरुआत करेंगे। और हम लोगों के पास कई लोगों के फ़ोन फरवरी और मार्च में आने चालू होते हैं कि अब हमको टैक्स प्लानिंग करनी है, अब इस तरह की प्लानिंग करनी है। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर अभी अप्रैल से ही थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करना चालू करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों के लिए भी बर्डन कम होगा उस चीज़ का कि आखिरी में आकर एक बड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना है पूरे साल में, तो अगर शुरू में ही इसके बहुत सारे माध्यम है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दूंगा SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड का एक बहुत प्रचलित आज के समय में साधन है। कई लोगों को टैक्स प्लानिंग के लिए ना ELSS में पैसे डालने होते हैं। मैं ELSS बताऊंगा क्या रहता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होते हैं। इन स्कीम्स पर हम बारी बारी से बात करेंगे। जी जी काफी विस्तार से बताना जरूरी होगा इन पे। जी जी कहते हैं कि शुरुआत अगर आपकी अच्छी है जी, तो आगे आने वाला समय भी एक सकारात्मकता लेकर आता है। नो डाउट। और निवेश का जो लक्ष्य होता है वो होता है कि महंगाई को बीट करते हुए जी कुछ उपलब्धि, आर्थिक उपलब्धि हासिल करना। जी बिल्कुल। तो ऐसे निवेश के क्या सेक्टर या क्या विकल्प आप देखते हैं कि महंगाई दर से थोड़ा सा ऊपर हमें रिटर्न मिले? सर आज के समय में महंगाई को बीट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि महंगाई जो है, जो गवर्नमेंट बोलती है वो 6 से 7% की है आज के समय में, ठीक है। और शुरू से लगभग यही परसेंटेज बना, और एक ये बेसिक महंगाई है जो हम लोग खाने पीने की बात कर लें समझ। उसके अलावा एक लग्जरी महंगाई और है, जो हम लोग आज के समय में लग्जरी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वो महंगाई की दर 10 से 12% है। और जो इंटरेस्ट रेट है पिछले 1-2 सालों से वो बहुत कम होते जा रहे हैं। अभी आज के समय में अगर आप बात करेंगे बैंक FD की, अगर तो 5%, 5.5% का इंटरेस्ट रेट रह गया है। उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, टैक्स लायबिलिटी आती है, तो टैक्स काट के हाथ में बहुत कम ही बचता है। दूसरे भी जो विकल्प है, लाइक PPF को ले लो, GPF को ले लो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है, RBI के बॉन्ड्स है, जितने भी ये डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, ये आपको महंगाई से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग आज के समय में लोगों को यही सजेस्ट करते हैं, अगर आपका निवेश लंबे समय के लिए है, फ्यूचर के आपको अच्छी प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के गोल लक्ष्य आपके बड़े हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को ऐड करना पड़ेगा। इक्विटी को, शेयर्स को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा। और लेकिन उसकी हर किसी को जानकारी नहीं होती है, शेयर्स में कैसे पैसे लगाए, क्या लगाए। तो इन सब के लिए ना मैं बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। पंकज जी, ठीक है आपने जी जानकारी की बात की, जी तो जो शहर में हैं या जो गूगल पर अपने सर्च करते रहते जी हैं, इंटरनेट फ्रेंडली हैं, जी वो तो ले लेते हैं, संकलित कर लेते हैं जानकारी।
बाकी एक बहुत बड़ा वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जैसे हमारे जी किसान भाई, जी सर, तो जी सर, किसानों के लिए भी साल में 2 या 3 फसल वो लेते हैं, जी और उन फसलों के साथ साथ ऐसा उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा कि कुछ उसका हिस्सा मार्केट में इन्वेस्ट करें, जी ताकि सर। वो उनके लिए आर्थिक सुरक्षा भी मिले। मैं वही बता रहा था, ये बात मैं सबके लिए बता रहा था, जो भले शहरी हो या गांव के हो या किसान भाई हो हमारे, सबके लिए ये रहेगा कि म्यूचुअल फंड जो है ना वो सबके लिए है, और वो एक वेल मैनेज सिस्टम है पूरा। लेकिन उनको जानकारी कैसे मिलेगी, उसके लिए उनको या तो अपने किसी नज़दीकी बैंक में उनको जानकारी मिल सकती है, या हम जैसे किसी एडवाइज़र से मिलकर वो ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन से फंड में कितने समय के लिए उनको क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी ना बहुत तरह की अलग अलग तरीके की बहुत सी स्कीम रहती है। प्योर इक्विटी शेयर मार्केट वाले फंड होते हैं, बैलेंस कैटेगरी के फंड होते हैं जिसमें कुछ पार्ट इक्विटी का कुछ डेट का होता है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है तो प्योर डेट कैटेगरी के फंड भी आते हैं। तो हम लोग ये पूछते हैं कि आपको कितना गोल होराइजन क्या है, समय कितने समय के लिए आपको पैसा लगाना है, उस हिसाब से हम लोग उनकी या उनकी एज कितनी है, एज का भी फर्क है, जो कि एक थंब रूल बना हुआ है। इक्विटी आपके पास उतना ही होना चाहिए 100 माइनस योर एज, यानी समझ लो आप 60 साल के हो, एक सीनियर सिटीजन हो, तो 40% से ज़्यादा इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होनी एक चाहिए। इन्वेस्टर्स जो है जी उसके लिए कुछ पैमाने हैं, जी बिल्कुल। जिनमें आता है कि उसकी एज एज जी फैक्टर बहुत एज मायने रखता फैक्टर। है, उसकी आर्थिक क्षमता, जी उसकी जिम्मेदारियां, टाइम फैक्टर लाइबिलिटीज कितने उसकी समय क्या के क्या लिए। हैं, और जी टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर बड़ा, जैसे कोई हमारे पास निवेशक आता है, घर में छोटा बच्चा हुआ है, इसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, तो 15 से 20 साल का समय है, तो 15-20 साल के लिए एक अच्छा समय है, इक्विटी में अच्छा पैसा बन सकता है, वो लमसम पैसे लगा भी सकता है, एसआईपी के थ्रू भी लगा सकता है। और कोई है बोलता है मेरे घर में अगले साल शादी है, उसके लिए पैसा रखना है, तो 1 साल के लिए हम लोग इक्विटी सजेस्ट नहीं करते हैं। 1 साल के लिए डेट कैटेगरी के फंड आते हैं, या आप किसी भी एफडी में भी जा सकते हो 1 साल अच्छा, के जो लिए। मध्यम वर्ग है या निम्न मध्यम वर्ग है, जी लोअर मिडिल क्लास, जी तो वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये? सर, सबके लिए बहुत सारी चीज़ें स्कीम अवेलेबल है। देखिए, जो जो मैं आपको एक एसआईपी बता रहा था, वो मध्यम वर्ग वो आपकी। पंकज जी माफ कीजिए, एक जी कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जी पहले उनका फोन ले लेते प्लीज हैं। प्लीज प्लीज। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। जी साहब। हेलो। नमस्कार सर, मैं जी नंद स्वरूप मिश्रा नमस्कार। बाराबंकी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, निवेश में फायदा हो जिसमें अच्छा, जीवन की हो जिसमें सुरक्षा, और पैसे की भी जिसमें हो सुरक्षा, तो ऐसे नए साल में हमें कितने निवेश करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है साहब इनका। बहुत सब कुछ बढ़िया। एक सवाल में सारा नंद वो किशोर जी, दिया आपने उन्होंने। सब कुछ पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपके दो बहुत पैरामीटर है, एक पंकज जी आपको। ये नियमित दर्शक हैं जी हमारे, जी हर बिल्कुल। प्रोग्राम में फोन करते हैं मैं ये, पहचान बिल्कुल। गया इनको। तो ऐसा है नंद किशोर जी कि एक तो आपको जीवन की भी सुरक्षा चाहिए, तो लाइफ इंश्योरेंस भी आपको निवेश के साथ चाहिए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम लोग जो सजेस्ट करते हैं ना, आजकल बहुत सारी कंपनियां टर्म इंश्योरेंस देती है। मैं सारे दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा, लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जनरली क्या करती है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके बेचती है। वो आपसे एक प्रीमियम लेती है, उसमें कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट का होता है, बाकी पार्ट आपके इंश्योरेंस में चला जाता है। तो आप सीधा सीधा टर्म इंश्योरेंस के थ्रू आपकी उम्र के हिसाब से एक छोटा सा प्रीमियम आता है, और उसका जो हमने थंब रूल बनाया हुआ है, आपकी मंथली इनकम का 100 टाइम्स, यानी जितना भी आप हर महीने कमाते हो उसका 100 गुना आपका बीमा होना चाहिए। समझ लीजिए कोई 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, तो उसका 50 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। और वो टर्म इंश्योरेंस थ्रू, सिर्फ जैसे हम गाड़ियों का बीमा कराते हैं ना, हर साल प्रीमियम देते हैं, एक्सीडेंट होता है तो क्लेम मिलता है, अदरवाइज कुछ वापस नहीं मिलता है, ऐसा ही टर्म इंश्योरेंस होता है। आप एक प्रीमियम भरते रहोगे, एक उसमें आपकी एज फिक्स हो जाएगी, आपकी 75 साल की उम्र तक या 80 साल की उम्र तक। इस बीच में अगर किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो आपको क्लेम मिलता है आपकी फैमिली को, और कुछ नहीं होता है तो वापस कुछ भी नहीं मिलता है। ये सीधा सिंपल इंश्योरेंस है। आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके नहीं लेना चाहिए, इस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके अलावा जो इनकी दूसरी बात थी, इन्वेस्टमेंट जहां पर ग्रोथ अच्छी हो, फायदा अच्छा मिले, तो अच्छे फायदे के लिए तो सर इंडियन इक्विटी मार्केट से अच्छा मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। और उसको भी अगर आप बिल्कुल आप खुद से नहीं करो, उसको भी आप जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ना वेल मैनेज्ड फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जाता है। वो आप उसमें 1,000 रुपये भी लगाते हो ना, तो आपके 50-60 कंपनियों में डिवाइड हो जाता है पैसा, आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है, और फंड मैनेजर की एक्सपर्ट जैसी मिलती है। अगर आपको लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करनी है, कम से कम 5 साल 10 साल का अगर आपके पास समय है अच्छा पैसा बनाने के लिए, तो म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो जी। आप जा सकते हैं उसमें। छत्तीसगढ़ से एक कॉलर और जुड़ जी, चुकी प्लीज। हैं, आकांक्षा जी छत्तीसगढ़ से हैं। स्वागत। जी हेलो। हेलो, जी आप दोनों को स्वा- नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत है नमस्ते। कार्यक्रम में।
जी जी, हमें ये पूछना है कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 3 या 5 वर्षों के लिए, जी तो और अगर बीच में हमें जरूरत पड़ी तो 3 या 5 साल के पूर्व अगर उसे तुड़वाते हैं और पैसा निकलवाते हैं, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, यानी कितना कम होता है, ऐसा निकाल सकते हैं कि नहीं? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए, फिक्स डिपॉजिट के बारे में। जी बिल्कुल, जी आप बिल्कुल निकाल सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट प्योर लिक्विडिटी के साथ होता है। किसी भी हर बैंक का अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बस उसमें क्या रहेगा, समझ लीजिए आपने 5 साल की एफडी करी है, 5 साल का बैंक ने आपको जो भी लिख के दिया है इतना % देंगे। अगर आप 2 साल 3 साल में निकालते हो तो उनका 2 साल का जो एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको मिलेगा, 5 साल का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। और कुछ पेनल्टी के तौर पे हो सकता है वो कुछ पैसा और भी काटते हैं, लेकिन आपको पैसा देने से बैंक मना नहीं कर सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपना फिक्स डिपॉजिट कभी भी तोड़वा सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा। जी। और पंकज जी, म्यूचुअल फंड में भी ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जी कि जहां आप 3 या 5 साल में अगर इमरजेंसी आपको जरूरत पड़ती है तो आप पैसा निकाल जी मैं सकते बताऊं, हैं? म्यूचुअल फंड एक तो सर प्योर लिक्विड रहता है, यानी कि आपको इमरजेंसी में आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। लेकिन जैसे भी मैंने बताया, इक्विटी में पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का समय है तो हम प्योर इक्विटी सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि शेयर बाजार में पैसा बनता है लंबे समय में, लेकिन अगर किसी को 3 साल 4 साल का भी समय है तो एक मैंने आपको अभी बात करी थी बैलेंस फंड के बारे में। बैलेंस कैटेगरी में, हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत सारे फंड आते हैं, जिसमें किसी में 30% इक्विटी होता है, किसी में 60% इक्विटी होता है। वो आपकी गोल के हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं आपको। तो 3 साल 4 साल 5 साल का होराइजन हो तो आप ऐसे बैलेंस कैटेगरी के फंड्स में भी जा सकते हैं। इनमें आपको जनरली जो फिक्स डिपॉजिट है एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। मतलब वो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन रहता है कि जहां आपको ग्रोथ भी मिलती है इक्विटी के जरिए, जी बिल्कुल, और वहां आपको सुरक्षा भी मिलती है, डेट की सुरक्षा मिलती है डेट फंड्स ना। के जरिए हाँ, वहां सिक्योरिटी मिलती जी है। बिल्कुल, उसका कुछ पैसा इक्विटी में लगता है और कुछ पैसा डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कारपोरेट AAA रेटेड बॉन्ड्स रहते हैं, वहां पर पैसा लगता है और उसका। इसके साथ में टर्म प्लान भी ले लें। हाँ, टर्म तो प्लान ये ले लें। चौतरफा सुरक्षा हो गई है। मैं आपको एक तीसरी चीज और जोड़ूंगा इसमें। भोपाल से एक कॉलर जुड़ चुके जी हैं। प्लीज प्लीज। हेलो हेलो। जी, स्वागत है, सवाल कीजिए। मेरा सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि एसेट एलोकेशन क्या होता है, अच्छा, और एसेट एलोकेशन में म्यूचुअल फंड में जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो क्या उसमें और कोई प्रोविजन है कि जिसमें इंश्योरेंस भी कवर हो जाए? जी 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 जी, प्रश्न करने के लिए जी धन्यवाद। मैं धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहता हूँ। एसेट thank you। अलोकेशन सर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ये आज की जरूरत है। हम लोग शुरू से बोलते हैं ना, आपने कहावत है कि सारे अंडे एक ही बाल्टी में नहीं रखने चाहिए। एसेट है ना? एलोकेशन तो आधार है, बिल्कुल आधार है बिल्कुल। एसेट एलोकेशन यानी कि हम लोग देखिए, हम जिस देश में, भारत में ना सेविंग सबसे ज़्यादा होती है, हम लोग बहुत अच्छे सेवर्स हैं, ठीक है ना। महिलाएं भी डब्बों में पैसे छुपा कर रखती है, तो सेविंग्स बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप उसका एसेट एलोकेशन को, जैसे एक महिला ने अभी पूछा कि उन्होंने एफडी करा रखी है, तो सिर्फ पूरा पैसा एक ही जगह एफडी हो या इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी हो, एक ही जगह पर मत रखो। इनका जो सवाल है एसेट एलोकेशन, आप अलग अलग एसेट में, जैसे समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए है तो 25 रुपए आपने समझ लीजिए इक्विटी में रखा है, तो 25 रुपए आप डेट या बैंक एफडी में रख सकते हो। 20-25 रुपए आप गोल्ड में रख सकते हो, गोल्ड के भी आजकल ऑन पेपर गोल्ड आपको अवेलेबल है, कुछ डेट में रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और म्यूचुअल फंड में ना ये कैटेगरी बहुत अच्छी आज के समय में, एसेट एलोकेशन फंड आते हैं पूरे बने बनाए रेडीमेड, डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी फुल्ली है। डाइवर्सिफिकेशन। और एसेट एलोकेशन में जैसे उसमें फंड मैनेजर उसमें पहले ही बता रहता है कि 40% पैसा मैं इक्विटी में लगाऊंगा, 30% 40% पैसा डेट में रखूंगा, 20% पैसा मैं गोल्ड में रखूंगा। तो इस तरीके से वो एसेट एलोकेशन, और इस तरह के फंड बहुत प्रचलित है। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं या जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इक्विटी का, ठीक है ना, तो उन लोगों को हम लोग ये एसेट एलोकेशन टाइप के फंड सजेस्ट करते हैं। इसमें टैक्स का भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप पूरा पैसा अगर एफडी या फिक्स इनकम में रखते हो तो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टीडीएस और कटता है। इसमें पंकज जी, मेरे ख्याल से ये भी फायदा है कि अगर कोई सेक्टर नीचे जा रहा है आपका, जी तो दूसरा उसको कवर अप कर हाँ लेता है। वही है ना सर, एसेट एलोकेशन में यही समझ लीजिए, इक्विटी नहीं बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, हाँ। तो 20% आपके पास गोल्ड भी है तो आपको इक्विटी कम रिटर्न देगा लेकिन गोल्ड बढ़ देगा। कभी इक्विटी गोल्ड दोनों नहीं बढ़ रहे लेकिन डेट में अच्छे रिटर्न आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से, डेट कभी 8-9% का रिटर्न डेट में आ जाता है, तो आप डेट से पैसा कमा लोगे। नहीं तो लंबे समय में इक्विटी अपना रिटर्न दे ही देगा। तो ओवरऑल इस तरह के जो फंड है ना, हम लोग एक मिनिमम बता देते हैं लोगों को कि एफडी से ज्यादा रिटर्न, एफडी +2% हम लोग लोगों
लोगों को बोल के चलते हैं, इस तरह के रिटर्न ऐसे फंडों में इजीली बनते हैं। तो ये एसेट एलोकेशन जिन्होंने भी किया, बहुत अच्छा प्रश्न था एसेट एलोकेशन का। और सब लोगों को एसेट एलोकेशन में हम लोग भाई एक ही बाल्टी में सारे अंडे कभी नहीं रखने हैं, आप अलग अलग एक लाइन में अगर कहा जाए तो आपका जो निवेश है उसको केंद्रीकृत ना करते हुए विकेंद्रीकरण उसका कर दें। बिल्कुल, एक जगह इकट्ठा ना डाइवर्सिफिकेशन रखें डाइवर्सिफिकेशन मस्ट है। क्योंकि कहीं पर भी कई लोग मैंने देखा है आजकल, तो कई लोग ऐसे प्राइवेट बाहर लोगों को पैसे देते हैं ब्याज पर, ठीक है ना। एक ही आदमी को बहुत सारा पैसा दे दिया, कल को समझ लो किसी कारण से वो पैसा नहीं मिल रहा है तो डूब जाता है पैसा। सेम चीज एफडी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड सब जगह पर लागू होती है। आप एक ही जगह पर सारे पैसे मत रखो, डाइवर्सिफाइड करके रखो। हमेशा एक जगह से पैसा नहीं बनना होगा। तो जैसे आपने अभी सेक्टर की बात करी, मैं अभी लाइव एग्जांपल दूं, 2 साल पहले कोविड चल रहा था, ठीक है ना। कोविड के समय में शेयर बाजार बहुत गिर गए थे, लगभग 30-35% मार्केट गिर गया था, सारे सेक्टर गिरे हुए थे। लेकिन 2 सेक्टर ऐसे थे, एक हेल्थ सेक्टर, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर बढ़ रहे थे। तो जिसका फार्मा और आईटी में पैसा लगा हुआ था वो पैसे कमा रहा था, भले मार्केट गिर रहा था। और जिसने डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ था सब जगह थोड़ा थोड़ा, तो 4 जगह गिर रहा था, 2 जगह बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं से उसको भी फायदा मिल रहा था। अच्छा तो पंकज जी, अब जो करंट सिनेरियो इस समय है जी वैश्विक स्तर पर, हमारे देश में भी, जी इसको देखते हुए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को कि आने वाले समय में जी किस तरह के वो शेयर्स में अपना पैसा लगाएं? सर, आने वाला समय, अगर हम सबसे अच्छी खुशकिस्मती हम लोगों की ये है कि हम लोग भारत देश में रहते हैं और आज हमारा देश वर्ल्ड लीडर में से एक है। वर्ल्ड की 6th इकोनॉमी भारत देश है और आगे चलकर कई बड़े बड़े लोगों ने प्रेडिक्ट किया है हम लोग तीसरे या दूसरे नंबर पर आने वाले 10 सालों में पहुंच जाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की 2023 में बात चल रही है, जो कि 110% होना ही है। बिल्कुल, ठीक है? पहले विदेशी निवेशकों पर भी हम भरोसा रखते थे, सर, उनके सहारे थे, लेकिन अब हम अब आत्मनिर्भर वो पूरा होते जा रहे सहारा हैं, खत्म लगभग हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ लाइव आत्मनिर्भर हो एग्जांपल, गए हैं पिछले हम लोग। 3 महीने से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। पहले कभी भी ऐसा होता था तो मार्केट 30%, 40%, गिरता 50% गिर जाता था। अभी सेंसेक्स गिरने की जगह बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे देशी निवेशकों DII की वजह से। मैं आपको एक कल का आंकड़ा बताता हूं, हमारी जो SIP बुक है, म्यूचुअल फंड की SIP बुक 12,000 करोड़ की हो चुकी है। यानी 12,000 करोड़ हर महीने SIP के थ्रू इक्विटी में आना ही आना है। कोई विदेशी पैसा लगाए या नहीं लगाए, आप और कुछ करो या नहीं करो, 12,000 करोड़ रुपए हर महीने SIP के थ्रू इक्विटी में आने ही आने हैं। और सर, हम लोगों की जो दूसरी अच्छी बातें हैं, जो मैं भारत देश की बात कर रहा था सर, इकोनॉमी में अभी गवर्नमेंट ने ना जो कॉर्पोरेट टैक्स में फायदे दिए हैं, तो सर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां इंडिया में आके अपना प्लांट लगाने वाली है। ये सारी चीज़ें 2023-24 तक आपको होती हुई दिखेगी। तीसरी सबसे अच्छी बात है, जो जनसंख्या कभी हम लोगों की वो हुआ करती, कमजोर हुआ करती थी, आज के समय में ना वर्ल्ड की 37% यंग जनरेशन हम लोगों के पास है। यंग जनरेशन जो अंडर 30 है, 30 साल से अंदर वाले युवा 37% पूरे विश्व के हम लोगों के पास है। और अब वैसे यंगस्टर्स में इन्वेस्टमेंट की आदत भी बढ़ती जा रही जी है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की आदत समझ तो ठीक रहे है। यंग लोग जो है ना, वो कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा करते हैं, खरीदारी भी सबसे ज्यादा करते हैं और पैसे भी सबसे ज्यादा कमाते हैं। दोनों चीजों में एक्सपर्ट है। तो ये हम लोग पॉपुलेशन जो है ना, हम लोगों के लिए पावर प्लस पॉइंट है। तो सर, हम लोग बहुत अच्छे देश में बैठे हुए हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये नहीं बोलूँगा कि 6 महीने साल भर में सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन 5 साल 10 साल में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर मैं सिर्फ इक्विटी की बात भी करूं, सारे एसेट की, जैसे अभी एसेट एलोकेशन की बात हुई, 1979 में इंडिया में इक्विटी सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था सर, 100 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। राइट नाउ सेंसेक्स 60,000 टच कर चुका है, ठीक है ना। और इस बीच में ना, हम जो भारत देश था ना, वो एक ग्रोविंग कंट्री था, ग्रोविंग भी नहीं कहते, पिछड़ी हुई कंट्री था, मैं ऐसा बोलूँगा पिछले। और इन 40 सालों में ना इतनी खराब चीज़ें हो गई, जितना भी होना था। नहीं, बिल्कुल सही है। और अब समय अच्छे लेकिन संकेत दे रहा है उसके बाद आने भी वाले जो मैं भविष्य बताना के चाह रहा था, लिए। 1 मिनट सिर्फ, कि 100 से 60,000, यानी सर ये सेंसेक्स ने 15% का ईयरली कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, CAGR रिटर्न। ये जब हम लोग पिछड़े हुए थे और आज हम लोग ग्रोविंग है, आगे बढ़ते हुए देश है। तो सर आने वाले 40 साल में तो सर अच्छा न जाने समय क्या है। होगा। जो यंगस्टर हैं, जिन लोगों की नई नई नौकरियां अभी लगी है, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी इनकम का सिर्फ 20%, जितनी भी इनकम है, मैं कोई फिगर नहीं बताऊंगा, जितनी भी इनकम है 20% का आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। अगर आप 50,000 महीना करते हो तो कमाते हो, तो 10,000 महीने की SIP करो।
इन्वेस्टमेंट करो, इक्विटी में बचत की इन्वेस्ट आदत करो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी भविष्य है, की आर्थिक सुरक्षा के लिए। बहुत जरूरी है, पंकज जी, बिल्कुल अब हम कुछ बात कर रहे हैं उस वर्ग की जी जो कर्मचारी वर्ग है, सैलरीड है। जी तो आजकल पेंशन कॉरपोरेट में तो लगभग नहीं है, जी और कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पहले से पेंशन मिल रही थी, वहां भी बंद होती जा रही है। जी तो रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा व्यक्ति कैसे करे? जी जी बिल्कुल। इसके लिए सर एक बहुत अच्छी स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है थोड़े समय पहले, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम उसको बोलते हैं सर। उसमें दो फायदे हैं, एक तो जो आप भविष्य की जो सुरक्षा बोल रहे हैं वो तो होगी ही होगी, ठीक है ना, और इसमें टैक्स का भी बेनिफिट एटीसी के अलावा, जो एटीसी का 1.5 लाख रुपए मिलता है उसके अलावा आप 50,000 रुपए तक हर साल एनपीएस में लगाकर आपकी इनकम से 50,000 रुपए की अलग से छूट ले सकते हो टैक्स की। और वो स्कीम ऐसी है सर, 60 साल की आपकी अभी जो भी उम्र है, आज से लेकर आप इस फाइनेंशियल ईयर से जमा करोगे 60 साल की उम्र तक आपको हर साल उसमें पैसा जमा करना है। मिनिमम कुछ उसका 500 रुपए या 1,000 रुपए है, और मैक्सिमम आप 50,000 तक एक साल में कर सकते हो एनपीएस में टैक्स बेनिफिट के लिए, ठीक है। और 60 साल तक अगर आप उसको जमा करते हो, 60 साल के बाद जो भी उसकी मैच्योरिटी वैल्यू बनती है उसका, उसमें दो ऑप्शन रहेंगे फिर उसके बाद आपको, आप चाहो तो पूरी एन्युटी ले सकते हो, आपको एन्युटी मिलेगी हर साल, जो भी उस समय का आपको इंटरेस्ट रेट होगा जो भी एन्युटी का, वो आप लेते रहो पेंशन के रूप में। अदरवाइज आप 60% पैसा इकट्ठा ले सकते हो और 40% की एन्युटी, 40% की एन्युटी कंपलसरी कर रखी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये पेंशन स्कीम है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और इसको भी जो मैनेज करते हैं ना, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ही मैनेज करते हैं। अच्छा। इसमें अलग अलग डेट, इक्विटी, हाइब्रिड 3 तरह के ऑप्शन है, तो इसमें भी सर रिटर्न बहुत अच्छे बनते हैं। मैं चाहता हूं जो भी जिनका भी हायर टैक्स स्लैब है, जो 20% 30% की रेंज में आते हैं और पेंशन नहीं है, उनको एनपीएस जरूर लेना चाहिए। जी। अच्छा, ईएलएसएस भी है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है, जी सर, जी सर। उसके क्या फायदे हैं? ईएलएसएस सर अपने आप में एक बहुत ही विशेष स्कीम है। जो में हम एटीसी की बात कर रहे थे 1.5 लाख की छूट के लिए, तो 1.5 लाख की छूट के लिए हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है, एलआईसी होती है, ठीक है ना, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का इंटरेस्ट, सारी चीज़ें होती है। लेकिन इन सब के बाद भी आपको 1.5 लाख पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको मैं चाहूँगा ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इस बेस्ट ऑप्शन है। उसमें वो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जैसे आम म्यूचुअल फंड की, लेकिन वो प्योर इक्विटी स्कीम रहती है और वो टैक्स बेनिफिट देती है, इसलिए उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले आप अपने पैसे निकाल नहीं सकते हो, लेकिन हम लोग 3 साल के लिए नहीं, हम तो बोलते हैं आप और लंबे समय के लिए लगाइए इक्विटी में, आप क्योंकि वेल्थ भी क्रिएशन होगी, नहीं तो 3 साल के बाद आप निकाल सकते हो। और जो अभी हम फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है, मैं आपको बोल रहा था ना फरवरी मार्च में हम लोगों के पास फोन आते हैं, तो अगर किसी को समझ लीजिए ईएलएसएस में 1.5 लाख लगाना है, तो वो अप्रैल से ही अगर 12,500 रुपये महीने की एसआईपी चालू कर दे ईएलएसएस में, तो उसका बर्डन भी कम हो जाएगा, उसको 1.5 लाख इकट्ठे नहीं देने, और उसका सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट हर महीने होगा, उसकी एवरेजिंग भी होगी और उसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बनेंगे एसआईपी के थ्रू। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि जो अपन अभी बात कर रहे थे, जो टॉपिक थे नया वर्ष से इन्वेस्टमेंट, तो नए वर्ष से सर आपको जो भी अपने फ्यूचर गोल है या ईएलएसएस के लिए आप अभी से एसआईपी चालू कर सकते हो। जी। अच्छा, एक परिवार के जो मुखिया की जिम्मेदारी होती है जी। बच्चों के भविष्य की। जी अगर बच्चे मान लीजिए स्कूलिंग में हैं अभी, जी और वो आगे पढ़ाई के लिए उनको व्यवस्था बनाना है, जी। तो किस तरह का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उनको, ताकि बच्चा जब कॉलेज गोइंग हो तो उसको एक अच्छा फंड मिल जाए? सर बता रहा हूँ सर, सारे गोल्स की एक दवा है एसआईपी। मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैं हर बार यहाँ पर जब भी आता हूँ एसआईपी के लिए एग्रेसिव बात करता हूँ, और सच में उससे अच्छा कुछ है नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे को लेकिन बस टाइम पीरियड अगर 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए टाइम है, आप इक्विटी में एसआईपी कीजिए। बहुत जल्दी पैसा चाहिए 2-3 साल में, आप बैलेंस कैटेगरी के फंड्स में एसआईपी कीजिए। और जल्दी पैसा चाहिए तो फिर आप आरडी भी कर सकते हो, क्योंकि 1 साल 2 साल बहुत सारे विकल्प बहुत रहते सारे हैं। विकल्प है। और पंकज जी, अगर कोई नया इन्वेस्टर जुड़ने जा रहा है, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? बड़े संक्षेप में आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट के पहले क्या होमवर्क करे, वो क्या जानकारियां हासिल कर ले। सर बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट हम हर बार बोलते हैं, हम किसी को समझाते भी है तो हम बोलते हैं आप आराम से अपना सारी चीज़ें सोचिए समझिए, क्योंकि जो भी निवेश आप करते हो, आपके ये सर आपकी मेहनत की कमाई होती है, और आपका भविष्य के जो गोल है, लक्ष्य है, उसको निर्धारित करके आप इन्वेस्टमेंट चालू करो। आप हमको जो भी, आप किसी भी एडवाइजर से मिलते हो उसको समय जरूर मतलब बताएं। पहले खुद तैयारी कर लें, पैसे का मामला है, सोच समझ कर बिल्कुल करें। सोच समझ के और करें, पंकज लेकिन जी, एक बार इसी के साथ करने अब के हमारे बाद कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। समय हमें अनुमति नहीं देता। कोई दिक्कत नहीं दर्शकों, आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।